नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में भी हम जो भी हाल ही में बजट पारित हुआ है तो बजट 2020-21 के बारे में ही बहुत से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो कि कल मैंने कवर किया था और इसमें काफ़ी पॉइंट अभी बचे हुए थे, तो उसको हम आज के डेट में ही कवर कर लेंगे। तो इसमें जो पहला सेक्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए है। क्योंकि आप जानते हो कि देखो, एक तो पावर जनरेशन हो गया, उसको अब एनटीपीसी हो गया, ठीक है, अडानी ग्रुप हो गया और वेदांता ग्रुप हो गया, ये सब आपका पावर प्रोड्यूस करते। लेकिन एक कंपनी होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको डिस्कॉम कहते हैं। तो वो क्या था, उनकी हालत थोड़ी सी सही नहीं चली, उनको इकोनॉमिकली लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फिर से उस सेक्टर को आपका पैसे दिए हैं, फंड दिए हैं, ताकि वो अपना बिजनेस फिर से स्टैंड अप कर सके और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके कम से कम सिंपल बिजली प्राप्त करने में। सो इसके लिए 3,05,984 करोड़ रुपए का 5 साल में रीवैम्ड रिफॉर्म किया जाएगा, जिससे कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में नया कुछ प्रपोज किया जा सके। इसके साथ साथ सस्टेनेबल फ्यूचर और ग्रीन एनर्जी के लिए भी फंड जारी किया गया है, जिसमें आपका नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन जो है 2021-22 में जिससे कि हाइड्रोजन से ग्रीन पावर सोर्सेज के द्वारा एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, और इसको नवंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस भी किया गया था। तो उसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि अभी जैसे अगर बात करेंगे एनटीपीसी वगैरह की, तो वहाँ पे जो पावर का प्रोडक्शन होता है उसके पीछे जो ग्रीन एनर्जी तो नहीं होती है, क्योंकि उसमें आप कोयला जलाते हो, जो कि इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं आपको खतरनाक है। ठीक है, जबकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बात को लगातार जारी रखते हुए हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लौटना है। तो वो आपका ये जो पॉइंट है वो ज़्यादा सार्थक बन जाता है। नेक्स्ट आपका है एनआईपी के बारे में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसको 1 साल पहले लॉन्च किया गया था और इसमें लगभग 5,000 प्लस योजनाएं शामिल थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस योजनाओं की संख्या को बढ़ा दिया है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम समझते हैं पहले। टू अचीव द टारगेट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी इज़ द कमिंग ईयर्स, मतलब आने वाले समय में द गवर्नमेंट प्रपोज द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। गवर्नमेंट 3 अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करने वाली है। जैसे कि क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसमें क्या करेगा, क्या किया जाएगा कि जो एनआईपी है, ठीक है, उसके लिए पहले इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाएगा, ताकि फंडिंग कहाँ से आनी है, या फिर उसके लिए लॉ एंड रेगुलेशंस क्या होने वाले हैं। और वो इस बात के भी लिए सजेस्ट करेंगे कि किन पर्टिकुलर सेक्टर्स में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं, चाहे वो फंडिंग के लिहाज से हो, चाहे वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिहाज से हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी हो सकता है, डैम हो सकता है, कोई भी सड़क हो सकता है, या फिर बिल्डिंग बनाने की बात हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सी योजनाएं लगातार की जाएंगी। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है अ बिग थ्रस्ट ऑन मोनिटाइजिंग असेट। कैसे आपका पैसे की प्राप्ति जो है उसको प्राप्त करना है, वो आपका सेकंड पॉइंट होगा। तीसरा होगा इन्हांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंट्रल एंड स्टेट बजट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसके उसमें सेंटर और स्टेट का जो बजट है उसमें कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है उनके शेयर्स को, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक पैसे जो है वो दिए जा सके। सो एनआईपी की बात करेंगे तो इसको दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 6,835 प्रोजेक्ट जो है उस समय शामिल था। लेकिन अब उस प्रोजेक्ट की संख्या को बढ़ा दिया गया है। अब प्रोजेक्ट 7400 7400 प्रोजेक्ट इसके अंदर अंतर्गत हैं, जिसमें कि 217 अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। और उनके लिए जो पैसे आवंटित किए गए हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, वो आपका 1.10 लाख करोड़ अंडर द की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री हैव बीन कम्प्लीटेड। और इसमें आपका 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट भी कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि हवा में बात चल रही है, इसको मतलब दिखाया गया कि हाँ हमने इसको इतना कंप्लीट कर लिया, इतना अभी और करना है। नेक्स्ट है कि अगेंस्ट एन ओरिजिनल बजटेरियन एस्टिमेशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 30.42 लाख करोड़ दर्शाया गया था, लेकिन अब एक्सपेंडिचर और भी बढ़ने का अनुमान है। तो उसको रिवाइज करके एस्टिमेट 2020-21 के लिए 34.5 लाख करोड़ जो है उसको एस्टिमेट किया गया है। फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो वो आपका इस साल ज़्यादा होने वाला है। जो गवर्नमेंट अक्सर बनाए रखना चाहती है वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस में भी ये पॉसिबल नहीं हो जाता, क्योंकि ये हमेशा सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक पैसे खर्च करने चाहिए, मार्केट में पैसे उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि लोग भी खरीदारी कर सकें, मार्केट चल पाए। तो इस साल 9.5% रहने का अनुमान है फिजिकल डेफिसिट। अगले साल के लिए जो आपका जीडीपी का फिजिकल डेफिसिट प्लान किया जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है, वो आपका 6.8% होगा। और धीरे धीरे करके लगभग 2026 तक 4.5%
फिजिकल डेफिसिट को लाने का, उसको डिग्रेड करने का प्लान है। तो ये आपका स्टेप मैनर में होगा। सो इसमें आप जानते हो कि गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है लगातार, जिससे कि अब बहुत से प्रोजेक्ट हैं उसको भी कंप्लीट करना है। उसके साथ में पेंडेमिक की वजह से जो भी अधिक पैसे आपका हेल्थ सेक्टर हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो उसको भी मैच आउट करने के लिए ऐसा किया गया है। सो मार्केट में गवर्नमेंट 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका इस अगले साल बोरो करेगी, जिससे कि वो मैच कर पाए जितना भी एक्सपेंडिचर है और जितनी भी प्राप्तियां हैं उसके लिहाज से। अगला न्यूज है आपके सामने है, वो ये है कि इंडियन रेलवे को रिसीव हुआ है 1,10,055 करोड़ रुपया। और पिछले साल और इसमें बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में आपका 1,07,000 करोड़ रुपये मिला है। एंड दिस वाज अनाउंस इन द यूनियन बजट 2021। तो ये आपका यूनियन बजट में इतना पैसे खर्च करने की बात कही गई है। अब बेसिक तौर पे अगर बात करें तो ये किस एजेंडे के तहत खर्च किया जा रहा है तो उसको भी आप समझ लीजिए। इसको नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030, इस पर्टिकुलर प्लान के तहत उसी हिसाब से खर्च किया जा रहा है। सो प्लान इज़ टू क्रिएट द फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम इन 2030। 2030 तक नया रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने की बात चले, मतलब नया रेलवे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, कुल मिला के ऐसे समझिएगा, ठीक है। सो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आपका है, इसी तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अभी आपने जनवरी के स्टार्टिंग और दिसंबर लास्ट में दोनों ही फ्रेट कॉरिडोर को, जो कि केवल और केवल डेडिकेटेड होंगे माल ढुलाई के लिए, ठीक है, उसमें आपका यातायात नहीं होगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रेट कॉरिडोर के लिए को कंप्लीट करने की बात की जा रही है 2022 तक, जून 2022 तक उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये दिखाया जा रहा है। उसके साथ में इंडिया में जितने भी आपका, आप जानते हो कि रेलवे का जो पटरी होती है उसको दो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका छोटी पटरी होती है, एक बड़ी पटरी होती है, जिसमें जनरली इस समय रेल चलती है इंडिया में ज़्यादातर, उसको ब्रॉड गेज कहते हैं। तो वो जितने भी इंडिया में अभी ज़्यादातर ब्रॉड गेज हैं उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात कही जा रही है, और इसको कंप्लीट किया जाएगा दिसंबर 2023 तक। मतलब दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर दिया जाएगा। तो इससे देखो दो बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये है कि जितनी भी पटरियाँ हैं उसको पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, पहली चीज़, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकेंड वन ये भी होगा कि जितने भी आपका डीजल लोकोमोटिव हैं उनको धीरे धीरे करके कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव व्हीकल्स में। तो ये दो बातें हैं जिसको आपको समझना है। नेक्स्ट आपका है कि एन इन्हांसिंग आउटले ऑफ 1,18,101 crore has been provided for the Ministry of Road Transport and the Highways, of which 1,08,230 crores is for the capital, the highest ever। मतलब अभी इस साल के बजट में अब तक इतना आपका यातायात या सड़क परिवहन को इतने पैसे कभी नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार उनके लिए अलोकेट किया गया है 1,18,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। और इसमें जंप अगर बात करेंगे तो जो कैपिटल का जंप है वो भी तगड़ा जंप है। सो इसमें बात की जा रही है कि बहुत से नेशनल हाईवे जो हैं वो बनाए जाने हैं, और मैं यहाँ पे नाम तो नहीं दे पाया क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाता, लेकिन आप ये समझिए कि बहुत से हाईवेज बनाने हैं। जैसे मुझे एक दो याद आ रहा है। एक तो आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर के आपका विशाखापट्टनम के लिए 450 किलोमीटर लंबा हाईवे, नेशनल हाईवे बनाया जाना है। मतलब इसी तरीके से तमिलनाडु में 3600 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से केरला में है ना, और यूपी में भी कई दो तीन प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेशनल हाईवे को और ज़्यादा पैसे आवंटित किए गए हैं। इस बार थोड़ा आश्चर्यजनक बात ये भी है कि इस बार रेलवे से ज़्यादा पैसे जो हैं आपका हाईवेज़ पे सड़क परिवहन के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें यही केवल यही नहीं है कि हम केवल हाईवे की सड़कें बना रहे हैं। सो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और रडार लगाए जाएंगे। इसके साथ में जीपीएस सिस्टम भी यहाँ पे अलोकेट किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। और जो भी आपका 4 लेन हाईवेज़ हैं और उसको 6 लेन हाईवे में कन्वर्ट किया जाएगा, और बहुत से आपका 4 लेन और 6 लेन नए हाईवेज़ भी यहाँ पे कन्वर्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कि अब बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है, क्योंकि आप जानते हो कि अभी महानगरों में ही अभी मेट्रो सीमेंट कर रह गई है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि अलग अलग शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट या फिर मोनो रेल प्रोजेक्ट जो है आपका चल रहा है। सो जैसे कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 जो सिटी हैं वहाँ पे भी अब मेट्रो ट्रेन बनने की शुरुआत हो रही है। जैसे कि अभी इस बार के बजट में अलोकेट किया गया है कोच्चि मेट्रो रेलवे फ़ेज़ 2 के लिए 11.5 किलोमीटर। इसका पैसा जो है लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। चेन्नई मेट्रो फ़ेज़ 2 भी यहाँ पे पैसे जारी किए गए हैं, 63,246 करोड़ रुपए, 118 किलोमीटर लंबा चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट। बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आपका फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 2 भी के 58 किलोमीटर लंबा है, जिसके लिए 14,000 करोड़ रुपए। और नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसके लिए फ़ेज़ 2 है आपका नासिक मेट्रो के नाम से होगा,
एट द कॉस्ट ऑफ, ये मतलब नागपुर और नासिक दोनों अलग अलग है। तो इसके लिए आपका एक नागपुर के लिए 6,000 करोड़ के आसपास और 2,000 करोड़ के आसपास नासिक मेट्रो के लिए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। इसी तरीके से अभी हाल ही में ये आपका बजट से हट करके है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने इनागोरेट किया है चौरी चौरा सेंचुरी, जो आपका इस साल 100 साल इस पर्टिकुलर घटना को हुए हैं, 4 फरवरी को होने जा रहे हैं। तो उस शताब्दी समारोह मनाने की तैयारी चल रही है। और चौरी चौरा एक स्थान है जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आपसे इतना ही कभी कभी पूछ सकता है छोटे मोटे एग्जामिनेशन में। और इस घटना का महत्व क्या है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो एक्चुअली क्या है, चौरी चौरा एक स्थान था जहाँ पे आप जानते हो कि 1920 में असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा ड्राइव किया गया था। तो ये थ्रू आउट द इंडिया में चल रहा था, लेकिन इसको अहिंसा के द्वारा, गांधी जी के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि हम बिना शस्त्र उठाए, ठीक है, हम अहिंसा से अपनी डिमांड रखेंगे अंग्रेज़ों के सामने। इसी समय क्या हुआ, 1922 में जब वो लोग आंदोलन कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि पुलिस से भिड़ंत हो गई और पुलिस ने क्या किया, ज़बरदस्ती उन पर लाठीचार्ज कर दिया, फिर फायरिंग कर दी। तो उससे गुस्से में आकर के जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। और उसमें क्या हुआ कि लगभग 20 के आसपास पुलिसकर्मी मारे गए। तो उस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद भी कर दिया था। लेकिन ये घटना जो थी ये हृदय विदारक घटना थी। उसके साथ में क्या था कि ये कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेंथ को भी दर्शाता था कि अगर हम संगठित हो जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी को याद करने के लिए चौरी चौरा इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए 4 फरवरी 1922 का को जो आपका मॉडर्न उत्तर प्रदेश, उस समय आप इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में 100 साल हुए हैं, तो उसका आपका शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। एक मुझे आपको न्यूज़ समझाना है, वो है आपका विदेशी अंशदान विनिमय, ठीक है, विनियमन संशोधन अधिनियम 2020। मतलब अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो फॉरेन से एनजीओज़ को पैसे दिए जाते थे, फंड दिए जाते थे, उसके लिए सरकार ने निगरानी और बढ़ा दी है, ठीक है, उसको और पेच कस दिया है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया कि पहले जो फंड आता था वो जिस काम के लिए आता था या फिर वो काम की जगह पे कोई दूसरा काम किया जाता था, तो उसको फंड को और सही जगह पे खर्च करने के लिए, उसको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए अब जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनके लिए नई नियमावली दी गई है, अधिनियम संशोधन किया गया है। उसके तहत क्या है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के पदाधिकारियों, निर्देशकों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के आधार को अनिवार्य पहचान पत्र के रूप में कर दिया गया है। मतलब कि बिना आधार के जो उनका पहचान है वो आपका दस्तावेज नहीं माना जाएगा। उसके साथ में जो भी आपका फंड देगा वो भी एक निश्चित रास्ते से होकर के ही जाएगा। उसके साथ में बहुत सी ऐसी बातें, अभी हम इसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो जैसे इसमें है कि संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति जो है, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य संगठन को उस विदेशी अंशदान को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब कि जिस एनजीओ ने जिस नाम पे पैसे प्राप्त किए हैं उसको उसी मद में पैसे खर्च करने होंगे। ऐसा इसलिए भी विवादित रहता था कि कई दंगे जो होते हैं हमारे देश में, या फिर जो गलत प्रचार होता है समाज में, दंगे भड़काने के काम होते हैं, तो वो आपका इन्हीं विदेशी पैसों से किए जाते हैं, फंडिंग से किए जाते हैं। दूसरा आपका है कि विदेशी अंशदान जो है केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की उस शाखा में किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार जो है अधिसूचित करेगी, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक निश्चित ब्रांच बताएगी जहाँ पे ही आपका एनजीओ का खाता, जो एनजीओ के पैसे जो हैं थ्रू आउट द इंडिया के एनजीओ के पैसे वहाँ पे रखे जाएंगे या फिर उनको प्राप्त होंगे। अब कोई भी गैर सरकारी संगठन एनजीओ विदेशी अंशदान का 20% से अधिक प्रशासन में खर्च नहीं कर सकता। अब मतलब उनके लिए अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, मतलब अनिवार्यता प्रारंभ कर दी गई है कि आपको, पहले क्या होता था, प्रशासनिक खर्च के नाम पर लोग क्या करते थे, ज़्यादा ज़्यादा पैसे उसको खर्च लेते थे, प्राप्त करते थे। लेकिन अब सरकार ने उस पर बाउंडेशन लगा दिया है कि प्रशासनिक खर्चे के नाम पे केवल 20% पैसे ही खर्च किए जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपका विदेशी अंशदान में, विदेश से आने वाली फंडिंग में एनजीओ के लिए करती है। तो इस कई बार आपसे एग्जामिनेशन पूछ सकता है, तो ये आपको घटना पता होनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली करंट अफेयर को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।